हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं शुभदीप आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप केवीएस की बात कर लीजिए, चाहे DSSB की बात कीजिए, यूपी टेट की बात कीजिए, सीटेट की बात कीजिए, सारे टीचिंग एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, राइट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सेशन मेरे लिए यूजफुल है, औरों के लिए यूजफुल हो सकता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, जो भी पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। हर भाई बंधु, हर गृहिणी का आपका स्वागत है। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पे आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा है कि जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। पहली चीज हम जान लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे आपके एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया। बाद में जाके वो विचारधारा एक सिद्धांत के रूप में क्या हुआ, बन गया, एक सिद्धांत बन गया, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक, पहले आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाता है कि संज्ञानवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पहला क्वेश्चन आपके टेट के लेवल में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि संज्ञानवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रतिपादक कौन है, तो आपके मनोवैज्ञानिक कौन है बच्चे, जीन पियाजे हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑब्लिक विकासवादी सिद्धांत, ऑब्लिक विकासवादी सिद्धांत। इसी संज्ञानवादी सिद्धांत को ही क्या कहा गया है, विकासवादी सिद्धांत कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम आगे सेशन में चर्चा करते हैं कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेवलपमेंट में लेकर इन्होंने कई सारी परिचर्चाओं पे चर्चा किया। जैसे अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, तो डेवलपमेंट के टाइप्स में क्या आपका आ जाता है, पहला आपका टाइप्स आ जाता है डेवलपमेंट में, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है। अगर हम बात करते हैं अगले डेवलपमेंट की, तो सोशलाइजेशन डेवलपमेंट आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट आ जाता है उसके अंतर्गत। उसके बाद अगर हम अगले डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगले डेवलपमेंट में आपके सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही क्या आ जाता है, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट के बाद आपका कौन सा डेवलपमेंट आ जाता है, मोरल डेवलपमेंट। और मोरल डेवलपमेंट के बाद आपका आ जाता है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे विकासवादी सिद्धांत क्यों कहा गया, क्योंकि इनका जो संज्ञानवादी सिद्धांत है ये बताता है कि माइंड से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं उसका प्रयोग करके आप किसी समस्या का समाधान निकालिए, या आप किसी समस्या को क्या कीजिए, सुलझाइए। केवल संज्ञानवादी का मतलब क्या हो गया, मस्तिष्क से रिलेटेड, मस्तिष्क रिलेटेड मतलब संज्ञान से रिलेटेड, अपने कॉग्निटिव से रिलेटेड हर क्वेश्चंस का जवाब निकालने का प्रयास कीजिए। इसलिए इस संज्ञानवादी सिद्धांत को क्या कहा गया, विकासवादी सिद्धांत भी कहा गया। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत। या आपको याद रखना कि संज्ञानवादी सिद्धांत के जनक भी जीन पियाजे हैं। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि विकासवादी सिद्धांत के जनक कौन है, तो विकासवादी सिद्धांत के जनक भी कौन है, आपके जीन पियाजे हैं। ठीक है बच्चे, फिर बात अगर हम करते हैं कि जीन पियाजे ने इनको कई भागों में डिवाइड किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, उन्होंने अपने एक बच्चे पे रिसर्च किया, उस रिसर्च को, ठीक है, कई टाइप्स में उसका अध्ययन किया, और उस अध्ययन को बताया कि कैसे कैसे बच्चा एक्टिविटी करता है, किस अवस्था में कौन सी एक्टिविटी को करता है। इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहला टाइप्स क्या आपका होता है, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, जो कि टाइमिंग क्या होती है उसकी 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, टाइमिंग आपको याद रखना। फिर आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी टाइमिंग आपकी होती है 2 से 7 वर्ष होती है, और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक प्राक संक्रियात्मक काल जो कि 2 से 4 वर्ष होता है, और एक अंतः प्रज्ञा काल होता है, ठीक है, जो कि 4 से 7 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगला उन्होंने बताया क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त चिंतन की बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष चलता है। और लास्ट का जो उन्होंने बताया औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष, या आप कह लीजिए 11 वर्ष के बाद जो भी आप रिलेशन उसका अध्ययन करेंगे, सारी उम्र के बारे में अध्ययन करेंगे, वो औपचारिक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो 11 से 15 वर्ष दिया। ठीक है, तो इतने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इतने टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया। सारे टाइप्स से क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो आपका आ रहा है संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी टाइमिंग 0 से 2 वर्ष है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चे, पहला ये जान लीजिए कि संवेदी पेशी अवस्था क्या होता है, मतलब क्या, इसको एक अवस्था और भी जानते हैं, इस अवस्था के नाम से भी जानते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है, इसका एक अन्य नाम क्या है, इंद्रिय जनित अवस्था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पे संवेदी पेशी अवस्था लिख के आ जाता है, तो कहीं कहीं पे क्या आपको लिख के मिलता है, इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से मिलता है। ठीक है, तो ये आपका 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है बच्चे
जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत का जब प्रतिपादन आपके जीन पियाजे ने किया तो उन्होंने बताया कि विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आपके अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, संज्ञानवादी विकास की बात करें, तो इसका प्रारंभ शैशवावस्था से होता है। इसका प्रारंभ कब से होता है? शैशवावस्था से होता है। ये जीन पियाजे का एक कथन है, ठीक है। तो गर्भावस्था से जो डेवलपमेंट प्रारंभ होता है उसको विकास कहते हैं, और शैशवावस्था से जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रारंभ होता है उसको संज्ञानवादी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संवेदी पेशीय अवस्था मतलब क्या? इसमें आपके जितने भी इंद्रियां हैं जो एक्टिविटी करेंगी उस सारी अवस्थाओं को यहाँ पे बताया गया, इंद्र से रिलेटेड, ठीक है। इंद्रियों से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटी बच्चा करेगा वो पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कह रहे हम क्या, किसी चीज को चूसना हो गया, ठीक है। किसी क्रिया के प्रति प्रतिवर्त की क्रिया करना हो गया। प्रतिवर्त की क्रिया करने का मतलब क्या हो गया? जैसे आप उसको अगर चुटकी बजाते हैं या ऐसा कोई एक्टिविटी करके दिखाते तो बच्चा क्या करता है? थोड़ा सा हंस देता है, तो आपको लगता है कि मेरी इस एक्टिविटी पे क्या कर रहा है? हंस रहा है, तो प्रतिवर्त की क्रिया करता है, ठीक है। उसके बाद चूसना हो गया, मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य वो होगा, वो रंग, ठीक है, स्वाद, गंध के माध्यम से पहचान करने का क्या करेगा? उसको प्रयास करेगा, वो संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? इसमें आपको याद क्या रखना है? इस चीज को जान लीजिए कि वो वस्तुओं को देखकर, ठीक है, देखकर क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को देखकर, ठीक है, मतलब सुनकर, सुनने की क्षमता तो उसकी स्टार्ट हो जाती है जब वो क्या करता है? जन्म लेता है सुनकर, ठीक है। स्पर्श करके, स्पर्श भी करता है किसी ऑब्जेक्ट को, स्पर्श करके, गंध से, ठीक है, स्मेल भी उसको आती है गंध से। तो ये सारी एक्टिविटी करके क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को जानने का प्रयास करता है कि वो ऑब्जेक्ट है क्या चीज, ठीक है। चलिए अगर हम आगे की बात करें, इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों के माध्यम से, ठीक है, हाथ पैरों के माध्यम से हाथ पैरों को चलाता है, शब्दों को सीखने और बोलने का क्या करता है? प्रयास करता है। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है कि क्रिया और परिणाम, ठीक है, क्रिया और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने की अवस्था कौन सी होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्रिया और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने की अवस्था कौन सी होती है? तो वो आपकी संवेदी पेशीय अवस्था होती है। अगर हम संवेदी पेशीय अवस्था की बात करते हैं मतलब इंद्रिय जनित अवस्था, जिसमें आपका ग्रास मोटर स्किल्स भी आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? जो छोटी कलाइयों के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं तो वो भी आपका इसी स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि एक बॉलर क्या है, ठीक है, खूब तेजी के साथ दौड़ के आता है, फिर अपनी कलाइयों के माध्यम से बॉल को क्या करता है? फेंकता है। तो उसमें दोनों एक्टिविटी होती है, ग्रास मोटर स्किल्स भी हो जाता है और क्या हो जाता है? आपका छोटी कलाइयों के माध्यम से वो बॉल को क्या करता है? स्विंग कराने का प्रयास करता है, तो वो चीज आ जाता है। तो यहाँ पे संवेदी पेशीय अवस्था में क्या हो गया कि वो देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध करके, ठीक है, या अपने हाथ पैर को चलाने का प्रयास करेगा, ये सारी एक्टिविटी करेगा और बच्चा क्रिया और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। क्रिया और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम बता दें कि वो किसी खिलौने को, ठीक है, किसी खिलौने को क्या करेगा? पा लेगा, तो उसको क्या करेगा? जैसे अगर जमीन पे पटक देगा तो उसको ये लगेगा कि खिलौने को जब हम जमीन पे पटक रहे हैं तो खिलौना क्या कर रहा है? बोल रहा है, मतलब उसमें से कोई आवाज निकल रही है, तो वो बार बार उस क्रिया को करने का प्रयास करेगा, प्रतिवर्त करने का प्रयास करेगा। तो क्रिया और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने की अवस्था जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आता है, जो कि 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है, 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत आता है। इसी को हम लोग इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, अगला आपको जो मिलेगा अवस्था वो मिलेगा आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अगर हम अन्य नाम की बात करते हैं, अन्य नाम जो कि आपका पूछा जाता है वो होता है पूर्व वैचारिक अवस्था, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या होता है? पूर्व वैचारिक अवस्था। अन्य नाम एक एक नाम याद रखते चलिएगा, कभी कभी ये नाम ना देके इस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूर्व वैचारिक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में चलती है, और इस 2 से 7 वर्ष को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया, एक प्राक संक्रमणात्मक काल कह दिया और एक अंता प्रज्ञा काल कह दिया, 2 से 4 वर्षों के बीच में, ठीक है। चलिए इसमें क्या उन्होंने बताया, इसमें ये चीज जान लीजिएगा। उन्होंने ये बताया कि जैसे अक्षर का लिखना हो गया, ठीक है, अक्षर का क्या हो गया? लिखना हो गया, वस्तुओं को क्रम में रखना हो गया, ठीक है, हल्की भारी वस्तुओं में पहचान करना हो गया कि कौन सी वस्तु क्या हैवी है, कौन सी वस्तु क्या हल्की है, ठीक है, पूछने पर अपने नाम को बताना,
आप अगर उससे पूछे कि आपका नाम क्या है बच्चे से, तो वो अपने नाम को क्या करेगा, बताएगा, पूछने पे नाम को बताना, और छोटे कार्यों में, घर के छोटे कार्यों में क्या करना, भाग लेना, ये सारी एक्टिविटी वो करने लगता है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आपके इस अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, पूर्व वैचारिक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आप उससे अगर कहते हैं बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो वो एक गिलास पानी लेके आएगा, मतलब घर के छोटे कार्यों में भाग लेना स्टार्ट कर देता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस अवस्था में बच्चा घर के छोटे कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, तो वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, और खासकर इस अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, अंतः प्रज्ञा काल अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, जब वो 4 से 7 वर्ष के बीच में हो जाता है। अगर उससे आप पानी मांगते हैं तो वो बताएगा, अगर आप उससे नाम पूछते हैं तो वो बताएगा। लेकिन आपसे अगर उससे पूछिए कि महीने कितने हैं, ठीक है, महीनों के नाम अगर आप पूछने लगते हैं कौन सा दिन है, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। वो सारी अवस्था आप मूर्त संक्रियात्मक में ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो यहां से आपको याद रखना कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में वो अक्षर को पहचान लेता है। ठीक है, वस्तुओं को क्या करता है, वस्तुओं को क्रम में रखना सीख लेता है, माता पिता की आज्ञा को मानता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि माता पिता की आज्ञा को मानने का मतलब वो किस अवस्था में स्टार्ट कर देता है माता पिता की आज्ञा को मानने का, तो वो आप आज्ञा कब से मानना स्टार्ट करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, जब वो 2 से 7 वर्ष के बीच में रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप उससे पूछिए हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान, वो भी बता देता है। ठीक है, अपना नाम बता देता है, और घर के छोटे कार्यों में क्या करता है, वो भाग लेने लगता है। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन क्या पूछता है कि इस अवस्था में, अंतः प्रज्ञा काल में, ठीक है, इस अवस्था में ना वो मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के बारे में जानकारी उसे नहीं हो पाती है। अगर उससे आप पूछने का प्रयास कीजिए कि आपकी हाइट कितनी है, आपका, ठीक है, आपका वेट कितना है, मुद्रा संप्रत्यय की बात कीजिए, खासकर जब इस अवस्था में आ जाएगा, वो 2 से 4 अवस्था के बीच में रहेगा, तो 10 रुपए के नोट दीजिएगा तो उसको नहीं लेगा। अगर सिक्के देते 2 रुपए के सिक्के को, तो वो समझेगा कि 2 रुपए का सिक्का क्या बड़ा है, ठीक है, 10 रुपए की अपेक्षा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी हो गया, ठीक है, भार हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका, ऊंचाई हो गया। इसके बारे में उसको जानकारी इस अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, डेफिनेटली जानकारी कब हो जाती है उसको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। तो क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज जानिएगा, इसी अवस्था में, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बालकों के लिए, ठीक है, तार्किक चिंतन करने का योग्य नहीं होता, मतलब वो तार्किक लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो तार्किक चिंतन ना तो आपके इसके अंतर्गत आएगा, ना कि आपके इसके अंतर्गत आएगा, केवल तार्किक चिंतन आपका, ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है। लॉजिकल थिंकिंग आपका किसमें आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुद्रा संप्रत्यय जो फैक्ट हम बता रहे हैं इसको याद रखिएगा, काउंटिंग करके याद रखिएगा, पेपर में बार बार रिपीटेड होता है। मुद्रा संप्रत्यय हो गया, ऊंचाई हो गया, भार हो गया, ठीक है, आदि के बारे में जानकारी उसको इस अवस्था के अंतर्गत नहीं होता। क्या जानकारी होती है मैंने आपको बता दिया, पूछने पे नाम बताना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ठीक है, अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों की पहचान करना, ठीक है, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की वस्तु कौन सी है, भारी वस्तु कौन सी है, इसका ज्ञान उसको इस अवस्था में हो जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल कौन सा होता है, 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष चलती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहा जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि इसको वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये पूर्व वैचारिक है और इसको कहते हैं वैचारिक अवस्था, मतलब सोचने की अवस्था इसको कह सकते हैं। और वो सोच कैसा हो, प्रत्यक्ष हो। मूर्त का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। अमूर्त का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष। मतलब क्या कि हम मूर्त किसी प्रत्यक्ष थिंकिंग को जो सामने रखा हुआ है उसके बारे में देखकर वो जानकारी उसकी इकट्ठा करने का प्रयास करता है, उसके बारे में सोचने का प्रयास करता है, तो इसको वैचारिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, मतलब थिंकिंग काल से नाम से भी इसको जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। पूर्व वैचारिक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें तार्किक चिंतन वो नहीं कर सकता है, और वैचारिक अवस्था जिसमें वो तार्किक चिंतन कर सकता है। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, देखिएगा, इसको हम लोग चिंतन या तैयारी, चिंतन की तैयारी का काल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि चिंतन की तैयारी का काल किस अवस्था, जीन पियाजे के बताए गए किस अवस्था को कहा जाता है। चिंतन की तैयारी का काल भी किस अवस्था को कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि उसमें वो विचार करना प्रारंभ कर देता है प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर। अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में वो जानकारी नहीं संग्रहित कर पाता है, केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर वो चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब देखिए, इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है
मूर्त वस्तुओं को लेकर वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच में मतभेद करना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि किस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच में मतभेद करना सीख लेता है। तो दो वस्तुओं के बीच में मतभेद करना, तुलना करना, समानता करना, असमानता करना, ठीक है, गलत और सही का निर्णय, गलत और सही के बारे में बताना, निर्णय नहीं गलत और सही के बारे में बताना आदि करना इसी में सीख जाता है। और अगर हम बात करें बालक दिन, तारीख, ठीक है, महीना, वर्ष, ठीक है, ये सारी अवस्था, ये सारी चीजों को जानने के लिए क्या रहता है, पूरी तरह से उससे आप पूछेंगे तो वो बताने में हिचकिचाहट नहीं करेगा। चिंतन काल रहता है उसका, वो अपनी चिंतन, अपनी थिंकिंग के द्वारा, अपने कॉग्निटिव के द्वारा सारा चीज बताने का प्रयास करेगा। जो चीज क्या हो, प्रत्यक्ष, जो चीज क्या हो बच्चे, प्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष का मतलब जो उसको सामने दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे की, ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं तो औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था का मतलब क्या होता है, इसको अमूर्त चिंतन काल की अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन काल की अवस्था का मतलब क्या कि इसमें बच्चा अप्रत्यक्ष, मतलब एक समस्या अगर उसके सामने आती है तो उसका कई रूप से परिकल्पना के आधार पर उसका समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता है। आपसे ये पूछ सकता है कि अपसारी चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है, अपसारी चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अपसारी चिंतन वो चिंतन होता है कि अगर आपके सामने अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का आप कई तरीके से हल निकाल लीजिए। जैसे अगर हम आपसे पूछे, ठीक है, कि आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये आपका अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाता है, जिसका एक सटीक आप उत्तर दे सकते हैं, उसका कोई दूसरा डिफिनेशन नहीं हो सकता है या उसका कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता है। अगर हम आपसे पूछे, अगर आपके पास क्या, ठीक है, अगर आपके पास क्या होता है, पंख होता तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कुछ जहाज होता तो आप क्या करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का क्या होगा, कई सारे तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से भी आप सोच सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। तो औपचारिक अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। अमूर्त का मतलब क्या, अप्रत्यक्ष रूप से आपकी परिकल्पना के आधार पर आप उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है औपचारिक अवस्था मतलब क्या हो गया आपका, अमूर्त चिंतन की अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष चलती है। और रिपीटेड क्वेश्चन क्या है बच्चे, इसमें आपसे पूछता है कि अभिसारी चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है। तो अभिसारी चिंतन की अवस्था आपकी औपचारिक अवस्था है, जिसका समय काल क्या होता है बच्चे, 11 से 15 वर्ष होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जीन पियाजे का ये जो सिद्धांत है ये क्यों दिया गया, इसका शिक्षा में क्या महत्व है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका क्या महत्व है, आप जान लीजिए कि जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया है, ठीक है, चाइल्ड को सेंटर में रखकर शिक्षा देने का प्रयास किया। अगर हम बात करते हैं कि शिक्षक, जैसे हमने बताया था आपको अगली वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि शिक्षक आपका हो गया, शिक्षक के बाद क्या हो गया आपका छात्र हो गया, और एक आपका क्या हो गया पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। अब ये इसमें मध्यस्थ का काम कौन करता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो मध्यस्थ का काम कौन करता है, शिक्षक और छात्र के बीच में पाठ्यक्रम करता है। कौन सा करता है, पाठ्यक्रम करता है। तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम में हमको किसको सेंटर में रखना है, छात्र को रखना है। मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत के, इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बालक को सिखाना है तो बालक को सेंटर में रखना है, बालक के समझ को हमें महत्व देना है, ठीक है। तो ये बालक क्या हो गया आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। और शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए क्या बताया इन्होंने कि बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए शिक्षा के लिए। शिक्षक के लिए उन्होंने रोल क्या बताया कि शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए कि बालक को जिस समस्या के लिए, ठीक है, जिस समस्या में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसका निदान करना चाहिए और एक अच्छा माहौल देना चाहिए, ठीक है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके शिक्षा के लिए। तो ये शिक्षक को लेकर उन्होंने कहा। और छात्र के लिए हमने बताया कि छात्र को उन्होंने महत्व दिया, क्या बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर उन्होंने महत्व दिया। अगर हम बात करते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में 2-3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका स्कीमा हो गया, ठीक है, स्कीमा हो गया, उसके बाद आपसे पूछ सकता है आत्मसातीकरण क्या हो गया, आत्मसातीकरण। तो इसके स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब क्या होता है बच्चे, हमने आपको बताया कि जैसे अगर हम कह दें कि बच्चा अगर इस अवस्था के काल में है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो 4 से 7 के अंतः प्रज्ञा काल में है, तो आप उससे कहते हैं कि बेटा मेरा ये काम कर दो, या आप ये पेन रखाओ, या मेरा ये कपड़ा रखाओ, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, तो वो दौड़ के उस कार्य को कर देता है। स्कीमा क्या होता है, उसकी मानसिक संरचना, उसकी मानसिक संरचना कैसी है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछता है स्कीमा से। तो मानसिक संरचना से मतलब क्या हो सकता है कि आप उसे एक उद्दीपक दिखा के, मतलब उद्दीपक क्या हो गया आपका चॉकलेट हो गया, और उद्दीपक दिखा के उसके मानसिक संरचना में कार्य करने के लिए उसको अभिप्रेरित करते हैं कि आप मेरा क्या करिए, आप मेरी आज्ञा मानिए, मेरे कपड़े को रख के आइए, तो वो स्कीमा के अंतर्गत आ जाता है।
अगर हम बात करते हैं आत्मसातीकरण की, तो आत्मसातीकरण क्या होता है बच्चे कि जैसे हम पूर्व ज्ञान हो, ठीक है, उस पूर्व ज्ञान का प्रयोग हम नए ज्ञान के अर्जन में कर सके, पूर्व ज्ञान के प्रयोग से हम नए ज्ञान को क्या कर सके, अर्जित कर सके या उसके साथ जोड़ सकें, तो वो आपका क्या होता है, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का अगर हम संविच्छेद करते हैं, क्या, अपने आप में धारण करना, अपने आत्मा में क्या करना, नए ज्ञान को धारण करना। तो उस नए ज्ञान को धारण कब कर सकते हैं, जब आपका पूर्व ज्ञान हो, नहीं तो वो आपके लिए नवीन ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो आत्मसातीकरण हो गया। आत्मसातीकरण में हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे अगर हम बात कर दें, आपको पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में ऐसे ही गुणा कराया जाता होगा, 32 में 16 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये सारे गुणा आपको सिखाए जाते होंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया। अगर मैं कह दूं कि आपसे कि एक टॉफी का दाम 5 रुपए, तो 10 टॉफी का दाम कितना होगा। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आ ही नहीं रहा है, पूर्व ज्ञान आपका गुणा करना नहीं आ रहा, तो आप उसका आंसर नहीं बता पाएंगे। मैंने उसको थोड़ा सा क्या किया, क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। तो आपने कहा कि एक टॉफी का दाम 5 रुपए है, ठीक है, 10 टॉफी का दाम हमने पूछ लिया, तो 10 गुणे 5 आपने कर दिया, 10 पचे 50। तो ये पूर्व ज्ञान है आपका, क्योंकि जो कि आपकी छोटी कक्षाओं में बताया गया और उसका लेवल थोड़ा सा हमने स्टैंडर्ड किया। तो आपने अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके, ठीक है, क्या किया, नवीन ज्ञान का क्या किया, अर्जन किया। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या किया, आपने सॉल्व किया। तो ये आपका क्या हो जाता है, आत्मसातीकरण हो जाता है। फिर मैं आपको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विकासवादी सिद्धांत के जनक कौन है। तो आप याद रखिएगा, जीन पियाजे या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जीन पियाजे। और जितनी अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, जिसको हम लोग इंद्रजनित अवस्था भी कहते हैं, नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप पूर्व संक्रियात्मक, ये लोग कंफ्यूज होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक को पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहते हैं, सोचने से पूर्व की अवस्था, या आप इसको कह सकते हैं सोचने से पूर्व की अवस्था। ये सोचने की अवस्था है, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था है, ठीक है, प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर सोच सकता है, इसलिए इसको वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। विचरण की अवस्था भी कहते हैं, विचरण की अवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक अवस्था में वो अमूर्त चिंतन करता है, परिकल्पना से परे तथ्यों को जानने का प्रयास करता है, उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक अवस्था कहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्लास, ये सेशन अच्छी लगी होगी। अगर लगता है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल है और लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपकी ईवीएस की क्लास चल रही है, सभी लोगों से अनुरोध है कि उसको अटेंड करते रहिए। साथ ही साथ और भी क्लासेस आपके रेगुलर चलाए जाएंगे, ठीक है। अपना फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में जाकर देते रहिएगा कि कैसा क्लास आपका चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।